नॉवेल सितारों की चीखें पार्ट 2। फिर वो बाईं जाने मुड़ा ही था कि हमीद ने उसे लड़खड़ाते देखा। बरामदे में कई लोग मौजूद थे। उनके चेहरों पर भी हमीद ने ऐसे ही आसार देखे जैसे वो उसे न सिर्फ पहचानते हैं बल्कि उस हाल में देखकर उन्हें हैरत भी हो। फिर दूसरों के साथ हमीद भी उसकी तरफ लपका। वो मुंह के बल गिरा था। जख्मी पेशानी से फिर खून बह चला। क्या हुआ? सामने वाले कमरे से आवाज आई। जावेद है। बेहोश आदमी के गिर्द जमा हो जाने वालों में से किसी ने बुलंद आवाज में जवाब दिया। जख्मी है और बेहोश हो गया है। कई आदमी कमरे से भी निकल आए। हमीद नजमी की तरफ मुड़ा और पीछे हटता हुआ आहिस्ता से बोला, बस अब चुपचाप यहाँ से निकल चलिए। क्यों क्यों? उसने बौखलाए हुए अंदाज में पूछा। यहाँ रुकने पर आज भी शब्बेदारी की नौबत आ सकती है। हमीद बरामदे के जीनों से उतरता हुआ बोला। वो उसके साथ ही चल रही थी। अरे अरे, खत्म खत्म हो गया, बरामदे में से किसी ने चीख कर कहा। और फिर सन्नाटा छा गया। हमीद रुक गया था। नजमी भी रुकी थी। उसके चेहरे पर हैरत के आसार थे। तुम अगर जाना चाहो तो जा सकती हो, हमीद ने कहा और बरामदे की तरफ झपटा। नजमी वहीं खड़ी रही। हट जाइए, उसके पास से हट जाइए, हमीद ने मजनू के करीब पहुंचकर कहा। जख्मी मर चुका था। एक बार फिर स्टूडियो की फिजा मकदर हो गई। जावेद कौन था? जवाब जल्दी मिल गया। ये उसी फिल्म की फोटोग्राफी कर रहा था जिसमें आशा हीरोइन का रोल अदा कर रही थी। हमीद का अंदाजा था कि जिंदगी में खुश शक्ल और वजीह रहा होगा। उम्र भी 27-28 से ज्यादा नहीं थी। फरीदी ने एक बार फिर डायरेक्टर को तलब किया, जो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। जनाब, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, उसने कहा। अब इजाजत दीजिए, मैं घर जाना चाहता हूँ। मुझे अफसोस है, लेकिन अब देखिए ये दूसरा किस्सा निकल आया, फरीदी बोला। फिर मैं क्या कर सकूंगा इस सिलसिले में? पिछली रात आपने शूटिंग किस वक्त खत्म की थी? 9 बजे से शिफ्ट शुरू हुई थी, जिसका अख्ताम 3 बजे होता, लेकिन हम 11 बजे के बाद काम नहीं कर सके थे। क्यों? बस टेक्निकल दुश्वारियों की बिना पर। क्या इन दुश्वारियों का ताल्लुक फोटोग्राफी से था? जी हाँ, डायरेक्टर ने कहा। उसके अलावा और कोई कैमरा खाली नहीं था। उसके बाद जावेद यहाँ और कितनी देर तक नजर आया था? मुझे इल्म नहीं। आपके इल्म में ऐसा कोई आदमी भी है जो इस सवाल का जवाब दे सके? पता नहीं, उसने बेजारी से कहा। वो सब आदमी आपके सामने हैं जिन्होंने पिछली रात मेरे साथ काम किया था। ये मालूम होना बेहद जरूरी है कि जावेद किस वक्त तक यहाँ देखा गया था। डायरेक्टर कुछ न बोला। सफतन हमीद को नजमी याद आई। वो भी तो जावेद से वाकिफ थी और पिछली रात स्टूडियो ही में गुजारी थी। फरीदी ने डायरेक्टर को स्टूडियो से जाने की इजाजत दे दी और पुरतफक्कर नजरों से हमीद की तरफ देखता रहा। शायद मैं इस सिलसिले में आपकी कुछ मदद कर सकूं, हमीद ने आहिस्ता से कहा। बको, अभी अभी एक मछली मेरे हाथ से निकल गई है। तुम पिछली रात कहाँ थे? रम्मी खेलने बैठ गया था एक जगह, सुबह हो गई। लाश देख चुके हो? जी हाँ, हमीद जल्दी से बोला। खदशा था कि कहीं देखनी ही ना पड़े। क्या ख्याल है, ऐसी सूरत में उसे कत्ल कैसे कहा जा सकता है? हमीद ने सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर रद्दा रखने की कोशिश की। वो किसी दरिंदे के दांत नहीं हो सकते। नहीं, हमीद उछल पड़ा। फिर तुमने क्या देखा है? करीब से नहीं देखी थी। जिंदगी में कुछ दिनों तक काफी करीब रहकर देख चुके हो, फरीदी ने तल्ख लहजे में कहा। हमीद कुछ न बोला। फरीदी खिड़की के बाहर देख रहा था। आखिर कुछ देर बाद हमीद ने खकार कर कहा, कहिए तो मैं कोशिश करूं इस सिलसिले में। किस सिलसिले में? ये मालूम करने की कोशिश करूं कि जावेद से उसका क्या ताल्लुक था। ख्याल कैसे पैदा हुआ? आशा की उस्ताद तवा, चोरी छिपे के खेल उसके लिए बड़ी दिलकशी रखते थे। दफतन फरीदी उठता हुआ बोला। जावेद की लाश, सर का जख्म गहरा है। हो सकता है वो पिछली रात ही को जख्मी हुआ हो। कपड़ों पर पाए जाने वाले खून के धब्बों की रंगत यही बताती है। हमीद उसके पीछे कमरे से बाहर आया था। अब असरनु उन लोगों से पूछगुछ करनी पड़ेगी जो पिछली रात स्टूडियो में थे, फरीदी बोला। मुझे अफसोस है। क्या मतलब? एक लड़की अपने घर पहुंच चुकी होगी। बकवास मत करो, क्या बात है? मामूली पूछगुछ के बाद मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी थी, लेकिन उसका पता नोट कर लिया था। फरीदी बुरा सा मुंह बनाए आगे बढ़ गया। सुनिए तो सही, मेरा ख्याल है कि वो जावेद को करीब से जानती थी। तो फिर देखो कि क्या कर सकोगे, फरीदी ने मुड़े बगैर चलते हुए जवाब दिया। और हमीद वहीं से अपनी वैनिस की तरफ मुड़ गया, जो थोड़े ही फासले पर पार्क की गई थी। गाड़ी में बैठा और गाड़ी तीर की तरह फाटक से गुजर गई। थोड़ी ही देर बाद वो नजमी के फ्लैट के सामने खड़ा सोच रहा था कि क्या वो आते ही बिस्तर में गई होगी। आंखों में तो नींद का ऐसा ही गलबा नजर आया था।
कौन? अंदर से आवाज आई। पुलिस, हमीद ने भारी आवाज में कहा और दरवाजा फौरन ही खुल गया। वो ड्रेसिंग गाउन की डोरियां बांध रही थी। ओह, आप हैं? उसने तंजिया लहजे में कहा। मुझे यकीन था कि ऐसा ही होगा। आपने मुझ पर रहम खाकर वहां से चले आने की इजाजत दे दी थी, लेकिन मोहतरम, मैं किसी किस्म की भी रिश्वत के काबिल नहीं हूँ। अपने लहजे में थोड़ी सी मिठास पैदा कीजिए कि अंदर आने को भी ना कहिएगा। जरूर जरूर, तशरीफ लाइए, वो एक तरफ हटती ही बोली। निशिस्त का कमरा था, मामूली किस्म के साजो सामान समेत मकीन की खुशजौकी का मजहर। तशरीफ रखिए, नजमी ने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। हमीद बैठकर चंद लम्हे उसे पुरतशवीश नजरों से देखता रहा, फिर बोला, आप जरा ही सी देर में सो जाएंगी? इसे इत्तला समझो या पेशन गोई? वो मुस्कुराई। संजीदगी इख्तियार कीजिए, आपको फिर वापस चलना है। क्यों? उसने आंखें निकाली, लहजे में झल्लाहट थी। मेरे चीफ का हुक्म। जावेद की दरियाफ्त के बाद से हालात बदल गए हैं। दरियाफ्त से क्या मुराद है आपकी? आपने पिछली रात उसे किस वक्त देखा था? ओह, नजमी ने तवील सांस ली और खुद भी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। हमीद उसे इस्तेफामिया अंदाज में देखता रहा। कुछ देर बाद नजमी बोली, क्या ये मुमकिन नहीं कि मुझे वहां ना जाना पड़े? मैं अब सोना चाहती हूँ। हाँ, मैंने उसे पिछली रात उकबी पार्क की तरफ जाते देखा था। क्या वक्त रहा होगा? 12 बजे थे। वक्त के मुताल्लिक यकीन से साथ कह सकती हैं, क्योंकि उसी वक्त किसी करीबी कमरे में लगे हुए क्लॉक ने 12 बजाए थे। और कौन था उसके साथ? तन्हा था। आपने सोचा होगा कि इतनी रात गए उकबी पार्क की तरफ जाने का क्या मकसद हो सकता है? वो हंस पड़ी, अंदाज तज़हीक आमेज था। फिर हमीद की आंखों में उस हंसी के मुताल्लिक इस्तेफाम देखकर बोली, वहाँ कौन सोचता है ऐसी बातें? क्या आपको उस दुनिया की खबर नहीं? हमीद ने मासूमियत से नफी में सर हिला दिया। मुझे तो इसी में शुबा है कि आपका ताल्लुक पुलिस से है। क्यों शुबा, क्यों? वाकई आप बिल्कुल शरीफ आदमी मालूम होते हैं। बिल्कुल से क्या मुराद है आपकी? हमीद ने भोलेपन से पूछा। वो जवाब देने के बजाय हंस पड़ी। हमीद अहमकाना अंदाज में उसे देखता रहा। लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकती कि वो आशा के लिए वहां गया होगा। उसने कुछ देर बाद संजीदगी इख्तियार करके पुरतशवीश लहजे में कहा। ना सोचने की वजह? अरे वो जावेद माना के खूबरू था, मगर था तो फटीचर। आशा को किस बात की कमी थी? मुल्क के न जाने कितने दौलतमंद। मगर ये क्यों भूलती हो कि वो खुद भी काफी दौलतमंद थी? लेकिन जावेद, क्या आपको मालूम नहीं कि पिछली फिल्म नज़ारे की शूटिंग के दौरान में आशा ने जावेद को थप्पड़ मार दिया था? नहीं, हमें उसकी इत्तला नहीं। कितने उससे पहले की बात है? 1 साल होने को आया। क्या वो फिल्म इसी डायरेक्टर ने बनाई थी? जी हाँ, वो आशा के नाम पर कबाब हो जाता था। थप्पड़ क्यों मारा था आशा ने? जावेद नशे में था। उसने आशा से अपनी कोई ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा था कि अगर वो तैयार न हुई तो इस फिल्म में उसकी मिट्टी पलीत करके रख देगा। ओहो, लेकिन आपने ख्वाहिश की वजाहत नहीं की। जलेबियां मांग रहा था, नजमी जलकर बोली। आप वाकई इतने बोले हैं या खामखा मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं? अरे, आपको कैसे मालूम हुआ? हमीद ने हैरत से पूछा। क्या मालूम हुआ? यही कि मेरी उर्फियत भोले मियाँ है, हमीद शर्मा कर बोला, और वो बेसाख्ता हंस पड़ी। फिर संजीदा होकर उसे कुछ देर घूरती रहने के बाद बोली, आप क्या चाहते हैं? मम, मैं दरअसल ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। क्या फिल्म में मुझे चांस मिल जाएगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं, वो सर हिलाकर बोली। अगर पैसा है तो आप फिल्म प्रोड्यूसर बन सकते हैं। मम, मेरा मतलब था हीरो। हीरो? मुझे बेवकूफ़ ना बनाइए, वो झुंझलाकर बोली। रहम कीजिए मेरे हाल पर, वरना नींद अब बेहोशी की शक्ल इख्तियार कर लेगी। अच्छा, फिर सही, हमीद उठता हुआ बोला। मैं जावेद से मुताल्लिक आपका बयान ले चुका हूँ, लिहाजा अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे साथ स्टूडियो जाएं। कभी कभी मिलते रहना, खासे दिलचस्प आदमी मालूम होते हो। अच्छा, हमीद ने सादाबंदाना अंदाज में सर हिलाकर कहा। अब फिर स्टूडियो की तरफ वापस जा रहा था। फरीदी से इमारत में मुलाकात ना हो सकी, लेकिन कुछ मातहत अब भी मुख्तलिफ कमरों में लोगों के बयानात लेते नजर आ रहे थे। सार्जेंट रमेश ने बताया कि फरीदी कुछ देर पहले ही पार्क की तरफ गया था। उकबी पार्क से लाश उठवाई जा चुकी थी, इसलिए हमीद ने भी उधर ही का रुख किया। लाश की मौजूदगी में वो फिर टाल जाता, फार्म का मूड खराब करने से क्या फायदा। फरीदी उसी जगह मिला जहां आशा की लाश पाई गई थी। उसने सवालिया नजरों से हमीद की तरफ देखा। मैंने उस लड़की, मतलब ये कि नजमुल शहर से पूछगछ की थी। उसने बताया कि जावेद को उसने 12 बजे उकबी पार्क की तरफ जाते देखा था। और कुछ? और ये कि पिछले साल फिल्म नज़ारे की शूटिंग के दौरान में आशा ने जावेद को थप्पड़ मार दिया था।
حمید نے تفصیل بتائی۔ فریدی کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اگر وہ جاوید کی انتقامی کارروائی تھی تو پھر خود جاوید کو کیا ہوا؟ اس کے سر کا زخم کسی وزنی اور کند اوزار کی ضرب کا نتیجہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ پچھلی رات سے اب تک یہیں کہیں بے ہوش پڑا رہا تھا۔ ہوش آنے پہ اسٹوڈیو کی طرف چل پڑا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ پھر حمید نے دیکھا کہ وہ مستوانہ انداز میں چاروں طرف دیکھ رہا ہے۔ یہاں جگہ جگہ مالتی کے جھنڈ بکھرے ہوئے تھے۔ بے ترتیب رویدگی میں بھی اس سلیقے سے ترتیب پیدا کی گئی تھی جیسے اس میں انسانی ہاتھ لگے ہی نہ ہوں۔ غالباً فلمی مناظر کے لیے انہیں برقرار رہنے دیا گیا تھا۔ دفعتاً حمید نے فریدی کو ایک قریبی جھنڈ کی طرف بڑھتے دیکھا اور پھر وہ جھک کر کوئی چیز اٹھانے لگا۔ حمید بھی پھرتی سے اس کے قریب پہنچا۔ مالتی کی گھنی شاخوں میں کپڑے کا ایک ٹکڑا الجھا ہوا نظر آیا اور پھر جب فریدی نے اسے کھینچ کر باہر نکالا تو وہ گہرے براؤن رنگ کی ٹائی ثابت ہوئی جس پر کئی جگہ غالباً خون ہی کے دھبے تھے۔ فریدی پرتفکر انداز میں دھبوں کو ٹٹولتا رہا، پھر حمید کی طرف مڑ کر بولا، جاوید کے گلے میں ٹائی نہیں تھی۔ ممکن ہے شروع ہی سے نہ رہی ہو، حمید نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ پھر سوچ میں ڈوب گیا۔ حمید بری طرح الجھ رہا تھا، اس لیے خلا میں گھورتا ہوا بوریت کے اظہار کے لیے طرح طرح کے منہ بناتا رہا، اور یہ نئی بات نہیں تھی۔ ایسے مواقع پر ہمیشہ وہ بوریت کا شکار ہو جاتا تھا جب اس کی حیثیت محض ہمراہی کسی ہوتی تھی۔ کام چور ہرگز نہیں تھا۔ کوئی کام سونپ دیا جائے تو وہ پایا تکمیل ہی کو پہنچ کر رہتا تھا، لیکن خود سے کام سمیٹے پھرنے سے قطعی دلچسپی نہیں تھی۔ بہرحال کچھ تو بوریت تھی اور کچھ پچھلی رات کی تھکن کہ وہ نکل بھاگنے کی راہیں تلاش کر رہا تھا۔ دفعتاً فریدی نے اس کی طرف مڑ کر کہا، ابھی تک کسی نے جاوید اور آشا کے کسی جھگڑے کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ یہ لوگ اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا پوچھا جائے۔ کسی اور سے پوچھو، فریدی نے عمارات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حمید نے طویل سانس لی، وہ یہی چاہتا تھا، لیکن دشواری یہ آ پڑی کہ اس وقت وہاں ان لوگوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں جنہوں نے فلم نظارے کی تکمیل میں کسی نہ کسی طرح حصہ لیا تھا۔ پھر بھی وہ اپنے بجھے ہوئے ذہن سمیت اسٹوڈیو کی عمارات میں چکراتا پھرا۔ پچھلی رات کے تجربات اب پھر یاد آ رہے تھے۔ وہ اس طرح بے ارادہ پہلے کبھی نہیں سویا تھا جیسے راجن کی خوابگاہ میں نیند آ گئی تھی۔ اس لیے یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی کہ کافی میں کسی خواب آور چیز کی آمیزش کی گئی تھی، لیکن مقصد کیا تھا؟ پھر راجن کا بیان، اس کی دانست میں مورفیا کا انجیکشن دینے والا خود حمید تھا۔ اگر اسے سچا سمجھ لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خود بھی کسی سازش کا شکار ہو گیا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے ایک جگہ رک کر حمید پائپ میں تمباکو بھرنے لگا۔ اس کی پشت پر کسی کمرے کا دروازہ کھلا تھا جس کا ایک پارٹ بھیڑا ہوا تھا اور دوسری کی پوزیشن بھی ایسی تھی کہ اس جگہ کھڑے ہو کر کمرے کے اندر نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ دفعتاً اس سے کسی نے کہا، یار مانگ لو تھوڑی سی تمباکو، آخر کیا برائی ہے؟ چپ رہو، دوسری آواز آئی۔ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میرا باپ ڈپٹی کمشنر تھا، تمباکو مانگتا پھروں گا ہوں؟ تمہارے باپ کی ڈپٹی کمشنری تمہیں بھنگی بنا کر رکھ دے گی ایک دن، دیکھ لینا۔ پھر ایک نسوانی قہقہہ سنائی دیا اور کہا گیا، ٹھہرو میں مانگے لاتی ہوں۔ حمید نے مڑ کر دیکھا، دروازے کے اوپر والے سائن بورڈ پر غوری پروڈکشن تحریر تھا۔ دروازہ کھلا اور حمید اچھل پڑا۔ باہر آنے والی نجمی تھی۔ وہ بھی حمید پر نظر پڑتے ہی ٹھٹکی تھی، لیکن پھر سنبھل کر مسکرائی۔ ہیلو آفیسر، مجھے یہاں دیکھ کر غالباً متحیر ہو۔ یقیناً، حمید اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، جو اب بھی نیند کے خمار سے دھندلائی ہوئی تھی۔ یہ زندگی کچھ ایسی ہی ہے۔ تم کون سا تمباکو پیتے ہو؟ پرنس ہینری۔ کیا تھوڑا سا دے سکو گے؟ ہمارے سیٹ کا نشہ اکھڑ رہا ہے، تمباکو ختم ہو گیا ہے، خود ہی رول کر کے پیتا ہے۔ حمید نے پاؤچ جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ آؤ اندر آ جاؤ، نجمی دروازے میں مڑتی ہی بولی۔ کیا مذائقہ ہے، حمید نے کہا، اور دوسرے ہی لمحے میں خود بھی کمرے کے اندر ہی تھا۔ سامنے ہی ایک بڑی سی میز نظر آئی جس کے پیچھے ایک گول مٹول سا آدمی کرسی میں دھنسا ہوا تھا، اور بائیں جانب ایک دبلا پتلا مدقوق سا آدمی نظر آیا جس نے اپنی بھویں اس طرح سکوڑ رکھی تھی جیسے حمید کا آنا ناگوار گزرا ہو۔ تمباکو سیٹ، نجمی اٹھلائی، یہ میرے دوست ہیں۔ اچھا جی، موٹے آدمی نے دانت نکال دیے۔ بیٹھو بیٹھو۔ نجمی نے تمباکو کی پاؤچ اس کے سامنے ڈال دی۔ حمید کچھ اس ہسمکھ موٹے کو گھورتا اور کبھی اس نک چڑھے مدقوق کو۔ یہ ہمارے اسکرپٹ رائٹر ہیں، موٹے نے مدقوق کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں اسے غیر ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر ایک سے میرا تعارف کرایا جائے، مدقوق نتنے پھلا کر بولا۔
ये किसी डिप्टी कमिश्नर के लड़के हैं, नजमी हंसकर बोली, इसलिए उनकी बात का कोई भी बुरा नहीं मानता। अच्छा अच्छा, हमीद सर हिलाकर बोला। मिस नजमी, मैं इसे पसंद नहीं करता, मतकूक ने फिर नथने फुलाए। ओए चुप करना, मोटे सेठ ने मेज पर हाथ मारकर कहा। मतकूक निचला होंठ दांतों में दबाकर दूसरी तरफ देखने लगा। सेठ पाउच से तंबाकू निकालकर सिगरेट रोल कर रहा था। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है सेठ, नजमी पेशानी पर हाथ रखकर मिनमिनाई। एस्प्रिन खाओ। अरे मुझे नींद भी आ रही है, अभी चलते हैं, अभी चलते हैं। बुलवाया क्यों था जब कोई काम नहीं है? बहुत काम है, बहुत काम है, वो सर हिलाकर बोला। हमीद ने पाउच उठाकर जेब में डाली और उठने का इरादा कर ही रहा था कि नजमी बोल पड़ी। ये हमारे स्क्रिप्ट राइटर जावेद साहब के गहरे दोस्तों में से थे। अच्छा था तो फिर? मतकूक ने आंखें निकाली। आप हमारे लिए कारामद साबित हो सकते हैं, हमीद ने संजीदगी से कहा। क्या मतलब? मैं बेतकल्लुफी का आदी नहीं हूँ। मेरा बाप कमिश्नर था, नजमी ने उसी के लहजे की नकल उतारी। मैं इसे पसंद नहीं करता, मतकूक मेज पर हाथ मारकर चीखा और उसे खांसी आने लगी। मोटा सेठ हंस रहा था और उसने नजमी को प्यार भरी नजरों से देखकर आंख भी मारी थी। मैं जा रहा हूँ, मतकूक उठता हुआ बोला। तशरीफ रखिए, हमीद ने सख्त लहजे में कहा। जी? वो कटखने अंदाज में उसकी तरफ देखने लगा। ये देखिए, हमीद जेब से अपना कार्ड निकालकर उस तरफ बढ़ाता हुआ बोला। मैं आपको रोक सकता हूँ। ओह ओह, वो कार्ड पर नजरें जमाए हुए चुपचाप बैठ गया। जावेद को आप कब से जानते थे? मोटा सेठ उसके बदलते हुए रवैये को हैरत से देख रहा था। फिर नजमी ने सस्पेंस का खात्मा कर दिया। ये एक पुलिस ऑफिसर हैं। अच्छा अच्छा, मोटे ने दांत निकाल दिए, फिर बुलंद आवाज में हाँक लगाई। ओ बाहर वाला। नहीं शुक्रिया, हमीद सर हिलाकर बोला। मैं चाय नहीं पीऊंगा। पियो ना साहब, ये अपनी नजमा का दोस्त हमारा भी भाई है। शुक्रिया, हमीद ने कहा और मतकूक से बोला। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं उसे 12 साल से जानता था, मेरा क्लास फेलो। उन दिनों कैसे ताल्लुकात थे? अच्छे ही थे। मतकूक की आवाज कांप रही थी और वो बेहद नर्वस नजर आ रहा था। अब तुम चौकड़ी भूल गया मुंशी जी, सेठ हंसने लगा। मतकूक ने उससे बेबसी से देखा और फिर हमीद की तरफ देखने लगा। आयशा और उसके ताल्लुकात का इल्म था आपको? मम, मैं ताल्लुकात नहीं समझा। पिछली रात कहाँ थे? मम, मैं यहीं था। पिछली रात जावेद से मुलाकात हुई थी? नहीं। आशा के मुताल्लिक उसने आपसे क्या बताया था? मेरी समझ में नहीं आता कि आप क्या पूछ रहे हैं। उसके इस तरह मर जाने पर आपको हैरत नहीं? मेरे खुदा, ये किस किस्म के सवालात हैं? वो अपने बाल नोचता हुआ बोला। वो आज यहाँ इसी हालत में पहुंचा था कि लड़खड़ाकर गिरते ही दम तोड़ दिया। जी हाँ, मुझे मालूम है, मतकूक सर हिलाकर बोला। उसे किसने जख्मी किया था? क्या आपका ख्याल है कि वो मैं हो सकता हूँ? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उफ़ो, मैं क्या बता सकूंगा, मैं तो सारी रात यहाँ रहा हूँ और अब भी आप यहीं देख रहे हैं। वैसे वो झगड़ालू आदमी था, शराब पीकर और भी बददिमाग हो जाता था। किसी ने भी पीट दिया होगा। पिछले साल उसका आशा से झगड़ा हुआ था, आपको इल्म है? जी हाँ, मैंने भी सुना था। उसी की जुबानी? जी हाँ, आशा ने उसे थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद वो जब भी नशे में होता था उसे आशा का थप्पड़ याद आ जाता था और वो क्या कहता था? यही कि किसी दिन उसे मजा चखाएगा। आखिरी बार उसने ये बात कब कही थी? काश मैं डायरी लिखने का आदी होता, वो रुहासुल आवाज में बोला। जहन पर जोर दीजिए, आप तो बहुत जहीन मालूम आदमी मालूम होते हैं। अभी तक मुझे आपका नाम भी नहीं मालूम हो सका। मुझे फैयाज नजदी कहते हैं, वो मिनमिनाया। ओह, आप ही फैयाज नजदी हैं? हमीद ने हैरत से दोहराया और वो बेहद खुश होकर मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाता हुआ बोला। आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। ओहो, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े अदीब से इस तरह मुलाकात होगी। मतकूक ने दांत निकाल दिए और बड़ी गर्म जोशी से मुसाफा किया। हमीद भी खिला पड़ रहा था। वैसे ये और बात है कि इससे पहले कभी ये नाम सुना भी ना हो। मतकूक स्क्रिप्ट राइटर दफतन मुजस्सिम अखलाक बन गया। हमीद कह रहा था, फिल्म इंडस्ट्री पर एहसान है आपका कि आप उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। आप ही जैसे कुछ और भी बड़े अदीब इधर आ जाएं तो क्या कहना, चार चांद लग जाएं। शुक्रिया शुक्रिया, मैं किस काबिल हूँ? अरे नहीं मुंशी जी, सेठ सर हिलाकर बोला। तुम बहुत बड़ा काबिल है, जब ऐसा बाबू लोग तुम्हारा तारीफ करता। ये बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं जनाब, स्क्रिप्ट राइटर फयाज नजदी ने कहा।
अरे बाप रे, सेठ बौखलाकर खड़ा हो गया। बैठिए बैठिए सेठ साहब, हम दोस्ताना फिजा में बातचीत कर रहे हैं, हमीद बोला। अच्छा साहब अच्छा जी, सेठ बैठ गया और इस तरह हाँफने लगा जैसे पहाड़ चढ़ना पड़ा हो। हाँ तो नजदी साहब, ये जावेद। हमीद फिर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। अरे जनाब, बस क्या अर्ज करूं, इधर कुछ दिनों से वो उस पर मेहरबान हो गई थी और वो नशे की हालत में उसे गालियां देने के बजाय उसकी बेबसी पर रोया करता था। बेबसी पर रोया करता था? हमीद ने हैरत जाहिर की। जी हाँ, बेबसी ही कह लीजिए। उसकी नानी उसे कड़ी निगरानी में रखती थी। आपको इस तब्दीली पर हैरत तो हुई होगी। जी हाँ, बहुत पूछने पर उसने बताया था कि आजकल दोनों का रोमांच चल रहा है। आपको उस पर और ज्यादा हैरत हुई होगी। जी हाँ बिल्कुल, दोनों छिप छिप कर मिलते थे। क्या ख्याल है आपका, पिछली रात भी ऐसा ही हुआ होगा? हो सकता है। सुनने में आया है आशा अपनी नानी को ये कहकर लाई थी कि डायरेक्टर ने तलब किया है, हालांकि ऐसा नहीं था। फिर जावेद ही के कैमरे में खराबी वाक़ा हुई, बस शूटिंग 11 बजे ही रोक दी गई। आशा यहाँ पहुंची और अपनी नानी से बज़िद हुई कि घर वापस नहीं जाएगी। मामला साफ है। वो खामोश होकर फखरी अंदाज में हमें की तरफ देखने लगा। उफ़ो जनाब, हमीद ने हैरत से कहा, आप तो वाकई बला के ज़हीन हैं। बस अब इसी से अंदाजा कर लीजिए कि क्या हुआ होगा, वो पुरजोश आवाज में बोला। दोनों अखबी पार्क की तरफ गए होंगे और आशा के किसी दूसरे चाहने वाले ने, जो पहले ही ताक में रहा होगा, दोनों पर कातलाना हमले किए। हो सकता है जावेद सुबह तक बेहोश पड़ा रहा हो। बस बस, हमीद हाथ उठाकर बोला, ये सब बातें पब्लिक के सामने कहने की नहीं है। नजदीक खामोश हो गया, लेकिन कुछ देर कबल के खिले हुए चेहरे पर सुर्खी फूटी पड़ रही थी और आंखें चमकने लगी थीं। दूसरी तरफ नजमी हमीद का कार्ड हाथ में लिए कभी हैरत से हमीद की तरफ देखती थी और कभी कार्ड की तरफ। कुछ देर बाद हमीद ने कहा, नजदी साहब, आपको तहरीरी बयान देना पड़ेगा। बहुत बेहतर जनाब, मैं बिल तफसील खुद ही लिख लूँ दूंगा या आप लिखेंगे? लिखिए, आप ही लिखिए, लेकिन वो हमारे ही मतलब का होना चाहिए। अफसाना ना बना दीजिएगा। नहीं नहीं जनाब, मैं समझता हूँ। अच्छा तो अब इजाज़त दीजिए, हमीद उठता हुआ बोला और नजमी की तरफ देख कर बोला, और आप मेरे साथ मेरे दफ्तर तक चलिए, आपका भी बयान लेना पड़ेगा। चलिए चलिए। नजमी उठ खड़ी हुई, ऐसा मालूम होता था जैसे वो यही चाहती थी। कितनी देर में छुट्टी होगी, सेठ ने बेबसी से पूछा। रात से पहले नामुमकिन है, हमीद ने कहा और नजमी के साथ बाहर निकल आया। तो आप कैप्टन हमीद हैं? नजमी ने तवील सांस लेकर पूछा। हमीद उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले जा रहा था। जी हाँ। तो इतना बन क्यों रहे थे? चलो घर छोड़ा हूँ, शाम तक सोती रहना, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस सिलसिले में शुक्रगुजार हूँ, वरना घर की बजाय मुझे सेठ की कोठी जाना पड़ता। बड़ी वाहियात जिंदगी है, आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। मगर खूब घिसाई की है आपने नजदीकी, वो कभी इतनी बातें ना करता अगर आप उसकी तारीफ ना करते। अदीब है बेचारा, ये लोग भी कुछ कमजोरियां रखते हैं। वो अभी गाड़ी में बैठने भी नहीं पाए थे कि सेठ नजर आया, जो लुढ़कता हुआ उसकी तरफ चला आ रहा था। उसने हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा भी किया था। हमीद इस तरह मुड़ा जैसे उसके करीब पहुंचने पर हाथी तो घुमा देगा। गालबन नजमी भी यही समझी थी, क्योंकि दूसरे ही लम्हे में उसने बौखलाकर कहा था, बात ना बढ़ाइएगा, बहरहाल मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। सेठ करीब पहुंच चुका था। उसने गिगिया कर कहा, जनाब आज रात को मेरी कोठी पर फंक्शन है, आप भी आ जाइएगा और इन्हें भी लाइएगा। उसने अपना कार्ड हमीद की तरफ बढ़ाया, जो ले लिया गया। जरूर आऊंगा और इन्हें भी साथ लाऊंगा, बेफिक्र रहो, हमीद ने नजमी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, सेठ ने कहा और उस वक्त तक वहीं खड़ा रहा जब तक कि गाड़ी नहीं चल पड़ी। क्या ख्याल है, हमीद ने स्टूडियो के फाटक से गुजरते हुए पूछा। बहुत अच्छा रहा, अब मैं सो सकूंगी। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि आज मुझे दोबारा बोर कर सके। मुझे पहली बार साइड हीरोइन का रोल मिल रहा है, मैं उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। इससे पहले क्या करती रही थी? एक्स्ट्रा, जिसकी कोई अहमियत नहीं, जो महज उस तबक्का पर खुद को तबाह करती है कि शायद कभी कोई अच्छा चांस मिल जाए। पढ़ी लिखी मालूम होती है, ग्रेजुएट हूँ हजरत। ताज्जुब है, उसके बावजूद भी वो कुछ न बोली, लेकिन चेहरे पर नागवारी के आसार पाए जाते थे। बहरहाल ये दुनिया हर एतबार से अजीब है, हमीद थोड़ी देर बाद बोला। असलन मैं एक तवाइफ की बेटी हूँ, समझे हुजूर, उसने तल्ख लहजे में कहा। मेरे लिए दुनिया कतई अजीब नहीं है। हम्म। लेकिन मैं अपनी माँ के पेशे से मुतनफ़्फ़र थी। मुझे इल्म हासिल करने का शौक था। मालदार तवाइफ की बेटी थी, इसलिए हुसूल इल्म में मुझे कोई दुश्वारी पेश ना आई। माँ भी कहती थी, चलो अच्छा है, पढ़ लिख लोगी तो तुम्हें फिल्मी दुनिया तक पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश ना आएगी।
علم نے میری آنکھیں کھولی اور میں نے تہیہ کر لیا کہ اپنی محنت سے روزی کماؤں گی۔ ڈگری لینے کے بعد فلم کے چکر میں پڑنے کے بجائے معلمی جیسے معزز پیشے کی طرف قدم بڑھایا۔ غیر تربیت یافتہ تھی، اس لیے فوری طور پر سرکاری ملازمت نہ مل سکی۔ ایجوکیشن کی ڈگری کے لیے بی ایڈ میں داخلہ لینا چاہا، لیکن پتہ چلا کہ اس کے لیے بھی کم سے کم 1 سال کا معلمی کا تجربہ ہونا چاہیے، تب داخلہ ملے گا۔ میں نے سوچا بہتر یہی ہوگا کہ کسی پرائیویٹ اسکول میں ملازمت کی جائے، لہٰذا ایک ایسے اسکول میں پہنچی جس کا بڑا شہرہ سنا تھا۔ ایک ایجوکیشن سوسائٹی اسے چلا رہی تھی۔ ہیڈ معلمہ کے متعلق مشہور تھا کہ بڑی نیک دل خاتون ہے۔ معلمہ اخلاق سے پیش آئیں اور مجھے مشورہ دیا کہ سوسائٹی کے صدر سے مل لوں، جو خود بھی بڑے اچھے آدمی ہیں۔ میں نے سوچا کون جھنجھٹ کرتا پھرے، چھوڑو، اور اپنا یہ خیال ہیڈ معلمہ پر بھی ظاہر کر دیا۔ وہ بولی نہیں، ہرگز نہیں، میں آپ کو رکھنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ تنہا وہاں نہ جانا چاہیں تو میں خود چلوں گی آپ کے ساتھ۔ تو جناب، میں ان کے ساتھ صدر صاحب کے گھر پہنچی۔ وہ بھی اخلاق سے پیش آئے۔ بہرحال مختصر یہ کہ ملازمت مل گئی۔ صدر بھی اکثر اسکول میں تشریف لاتے اور میرے کام کی بے حد تعریف کرتے ہوئے اپنا ذاتی کام بھی میرے گلے لگا جاتے۔ لیڈر قسم کے آدمی تھے، تقریریں لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر لاتے اور میرے حوالے کرتے کہ اسے ٹائپ کر دوں۔ میں اچھی خاصی ٹائپسٹ بھی تھی۔ طالب علمی ہی کے دوران میں شوقیہ ٹائپ کا کام سیکھا تھا۔ ایک اتوار کو انہوں نے گھر بلایا کہ سوسائٹی کی سالانہ رپورٹ ٹائپ کر دوں، جسے فوری طور پر پریس میں جانا تھا۔ میں چلی گئی۔ ان جیسے معمر اور سخا آدمی کے لیے میں کوئی بری بات سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ گھر میں سناٹا تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بچے کسی تقریب میں گئے ہوئے ہیں۔ میں نے اس پر بھی کوئی توجہ نہ دی، کام کرنے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ حضرت خود ہی میرے لیے چائے لائے۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کیونکہ گھر میں کوئی نہیں تھا، خود ہی چائے بنائی ہوگی۔ بہرحال مجھے چائے پینی پڑی۔ اس کے بعد کچھ ہوش نہیں کہ کیا ہوا۔ شام پڑے ہوش میں آئی تھی اور یہ محسوس کیا تھا کہ جس چیز کی حفاظت کے لیے طوائف کا بالا خانہ چھوڑا تھا وہ علماء اور شرفا میں لٹ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ گھر ویران پڑا تھا۔ وہ حضرت بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ عجیب کیفیت تھی میری۔ کبھی سارا جسم غصے سے تپ اٹھتا اور کبھی کبھی موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے اگلنے لگتے۔ بہرحال اس کے بعد اس پیشے پر لعنت بھیج کر سرکاری دفاتر تک کے چکر کاٹے۔ ایک جگہ ٹائپسٹ کی جگہ مل گئی، مگر وہاں بھی چپراسی سے لے کر بڑے صاحب تک سبھی میرے عاشق نظر آتے تھے۔ ناک میں دم آ گیا۔ نیچے سے اوپر تک وہ کشمکش نظر آئی کہ خدا کی پناہ۔ وہاں سے بھی بھاگنا پڑا، لیکن گھر بسانا میرے بس سے باہر تھا۔ بالا خانے کی طرف واپس جاتی تو وہاں الگ مزاح اڑتا۔ ماں سے پہلے ہی جھگڑا ہو چکا تھا، اب میں تھی اور ذہنی کشمکش۔ اس دوران میں طرح طرح کے آدمیوں سے سابقہ پڑا، پھر انہی میں سے ایک نے مجھے اس لائن سے روشناس کرا دیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ حمید بھی خاموش تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا واقعی دکھ ہوا؟ کیوں؟ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ ہونا ہی چاہیے۔ کچھ ایسے بھی ملے تھے جنہوں نے غمخوار بن کر لوٹا ہے کپتان صاحب۔ اور اب تم اپنی موجودہ زندگی سے مطمئن ہو؟ حمید نے پوچھا۔ کیوں نہ ہوں جناب، اس نے سنجیدگی سے سوال کیا، لیکن حمید کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد خود نجمی ہی نے موضوع بدل دیا۔ آپ لوگ مردن کو آج تک نہ پکڑ سکے۔ ہماری معلومات کے مطابق وہ سرحد پار کر گیا ہے، حمید نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دے کر کہا۔ میں سوچتی ہوں کہیں اس میں اسی کا ہاتھ نہ ہو۔ آپ اسے قتل کیوں سمجھ رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی درندہ؟ پرانی بات ہوئی، آپ کے چیف کرنل فریدی نے اسے بعد میں قتل ہی قرار دیا ہے۔ میرے لیے نئی اطلاع ہے۔ انہوں نے بہترے لوگوں کے سامنے اپنے اس خیال کا اظہار کیا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ یہ کسی ایسے جنسی جنونی کی حرکت ہو سکتی ہے جو سیڈسٹ بھی ہے۔ کیا مردنگ ایسا ہی تھا؟ خدا جانے، کبھی اس سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ قبل اسے کہ حمید کچھ اور کہتا، نجمی کی قیامگاہ آ گئی۔ بہت بہت شکریہ، وہ گاڑی سے اترتی ہی بولی۔ سیٹ کے فنکشن کی کیا رہی؟ تو کیا سچ مچ تم اس پر یہی ظاہر کرنا چاہتی ہو کہ تم نے سارا وقت میرے ساتھ گزارا ہے؟ نجمی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں یہی ظاہر کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا بائے بائے، حمید ہاتھ ہلا کر بولا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ اس کے ذہن پر بھی غنودگی کے بادل چھا رہے تھے۔ پھر وہ گھر پہنچتے ہی ڈھیر ہو گیا تھا۔ لباس تبدیل کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ خواب میں آشا کی لاش اور نمی راجن اس کو تعاقب کرتی رہی تھی۔ کبھی کبھی نجمی کا چہرہ بھی دھندلکوں سے ابھرتا اور غائب ہو جاتا۔ پھر ایک عجیب سی آواز سوئی ہوئی قوت ساما سے ٹکرائی تھی اور آنکھیں کھل گئی تھیں۔ سہانے رکھی ہوئی ٹائم پیس گھڑی کا الارم چیخ رہا تھا۔ بوکھلا کر اٹھ بیٹھا، گھڑی 4 بجا رہی تھی۔ یہ کمبخت سرہانے کہاں سے آئی؟ گھڑی میں الارم لگا کر سونے سے زیادہ بڑی حماقت اس کی نظروں میں اور کوئی نہیں تھی۔
हाथ बढ़ाकर अलार्म बंद किया और किसी नौकर को तलब करने के लिए घंटी बजाई। शरफू ही आया था और उसके चेहरे पर झुंझलाहट देखकर मुस्कुराया भी था। क्यों बे? ये हमीद ने आंखें निकालकर घड़ी की तरफ सर घुमाया। साहब ने कहा था 4 बजे का अलार्म लगाकर सराहने रख दूं। हमीद सर हिलाकर उसे घूरता हुआ बोला। उठा ले जा वरना तेरे सर पर ही तोड़ दूंगा। शरफू ने घड़ी उठाई और कमरे से निकल गया। पाइप में तंबाकू भरते वक्त उसने सोचा, कोई औरत यही काम इस तरह अंजाम ना देती। अल्लाह मियाँ के काम हिकमत से खाली नहीं होते। मर्द ही में कोई खाना ऐसा भी बना सकता था कि औरत के बगैर भी तवालुद तनासल का सिलसिला कायम रहता। लिहाजा निहायत मनहूस है वो घर जहाँ कोई औरत ना हो। उसने फिर घंटी बजाई। इस बार दूसरा मुलाजिम आया था। मैं इस वक्त कॉफी पीऊंगा, हमीद ने इस तरह कहा था जैसे उसे गाली दी हो, और वो सर हिलाकर रुखसत हो गया था। यह एक बैग फोन की घंटी बजी और रिसीवर उठाकर माउथ पीस दहाड़ा। हेलो, 4:15 बजे हैं। दूसरी तरफ से फरीदी की आवाज़ आई। टाइम पीस तो अब इस पोजीशन में नहीं कि वक्त बता सके। क्या? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। तुमने उसे तोड़ दिया? जानते हो, लॉर्ड विलिंगटन ने मेरे दादा को तोहफतन पेश की थी। अब आप किसी चिड़ियाघर के लिए मुझे तोहफतन पेश कर दीजिए। हमीद ऊपरी होंठ खींच कर बोला। बकवास मत करो, तुम्हें ठीक 5 बजे मुर्दा खाने पहुंचना है। अगर बराह रास्त कब्रिस्तान पहुंच जाऊं तो आपको कोई एतराज होगा? शट अप। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। रिसीवर रखकर उसने तवील अंगड़ाई ली। बहरहाल बिस्तर को खैर बात कहना पड़ा था। कुछ देर बाद शेव करते वक्त फिर फोन की घंटी बजी। हेलो, वो रिसीवर रखकर माउथ पीस में बोल रहा है। कौन साहब हैं? दूसरी तरफ से आवाज आई। किससे मिलना है? कैप्टन हमीद से। मैं ही बोल रहा हूँ, फरमाइए। मैं राजन हूँ। ओह राजन साहब, कहिए कहिए। आप किस नतीजे पर पहुंचे? अभी तक सिर्फ उलझन में हूँ। मेरे ख्याल से तो किसी नतीजे पर आप ही को पहुंचना चाहिए। किसने मुझे इंजेक्शन दिया था और क्यों? किसी बुजुर्ग का कौल है कि अपनी जुएं खुद मारो। मजाक नहीं कैप्टन, मैं सख्त उलझन में हूँ। क्या आपको अपने खिलाफ किसी साजिश का एहतमाल है? कतई नहीं। दूसरी तरफ से आवाज आई। इसीलिए तो उलझन में हूँ। आपने श्रीमती जी से उसका तस्करा किया था? कैसे कर सकता हूँ, आप भी कमाल करते हैं। फिर बताएं, मैं क्या करूँ? आप मुझसे पूछ रहे हैं? क्या मैं श्रीमती जी से उस सिलसिले में पूछगछ कर सकता हूँ? हरगिज नहीं, मेरी एक्टिंग का भांडा फूट जाएगा। हरगिज नहीं। यार, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? हमीद झुंझलाकर बोला। कुछ कीजिए वरना मैं। अच्छा अच्छा, कुछ करूंगा, फिलहाल इजाजत दीजिए। हमीद ने रिसीवर कीडल पर दे मारा। फिर शेव करके गुसल खाने की राह ली। कॉफी की मेज पर शरफू से पूछ रहा था, अगर तेरी शादी करा दी जाए तो कैसा रहे? अब मेरी शादी की उम्र है साहब। शादी और हुसूल इल्म के लिए किसी उम्र का तयन नहीं किया गया। अच्छा तो चलिए, हुसूल इल्म कर लूंगा। शरफू सर हिलाकर बोला। इस घर के कुत्ते भी बुकरात हो गए हैं, हमीद ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। साहब, आप खुद ही क्यों नहीं कर लेते शादी? दूसरों को बोर करने से क्या फायदा? शरफू ने उससे भी ज्यादा बुरा मुंह बनाकर कहा। अच्छा अच्छा, हमीद सर हिलाकर बोला। वो सोच रहा था कि आखिर फरीदी ने मुर्दा खाने में क्यों बुलाया है। क्या और कोई लाश भी है? फरीदी से सिविल अस्पताल के रिसेप्शन रूम में मुलाकात हुई। वो तन्हा था। हमीद ने सबसे पहले उसे फैयाज, नजदी और नजबे के मुतालिक बताया। फिर पूछने लगा कि वो मुर्दा खाने में क्या है, क्या होता है मुर्दा खाने में। वो टाई जावेद ही की साबित हुई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जिससे ये मालूम हो सका हो कि वो दोनों खुल्लम खिल्ला मिलते हुए भी पाए गए हों। और अब खामोश रहो, वो आ गई। हमीद ने मुड़कर देखा। आशा की नानी किसी दूसरी औरत का सहारा लिए हुए रिसेप्शन रूम में दाखिल हो रही थी। फरीदी उठ गया और आगे बढ़कर बोला। तकलीफ दे की माफ़ी चाहता हूँ मोहतरमा, लेकिन ये बेहद ज़रूरी था। मेरे साथ आइए। आशा की नानी कुछ न बोली। ऐसा लग रहा था जैसे वो घुसटती हुई चल रही हो। वो मुर्दा खाने में आए। फरीदी एक ट्राली के करीब रुक गया। लाश चादर से ढकी हुई थी, लेकिन हाथ और पैर खुले हुए थे। फरीदी के कहने के मुताबिक बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर उन्हें देखना शुरू किया। नहीं, वो कुछ देर बाद कपकपाती ही आवाज में बोली। ये आशा नहीं हो सकती, हरगिज नहीं। पैरों की बनावट, हाथों की बनावट। वो खामोश होकर आगे पीछे झूलने लगी। फरीदी ने आगे बढ़कर दाहिने हाथ से संभाल ना लिया होता तो वो फर्श पर आई होती। वो बेहोश हो चुकी थी। फरीदी ने उसे हाथों पर संभालते हुए हमीद से कहा, जाओ स्ट्रेचर भिजवाओ। हमीद ने ड्यूटी डॉक्टर से स्ट्रेचर भिजवाने के लिए कहा और फिर मुर्दा खाने की तरफ वापस आ गया। तो वो आशा नहीं थी। हमीद ने पहले लाश देखी होती तो शायद वो भी कोई ख्याल कायम कर सकता। बहरहाल वो जो भी थी, आशा के कद और जसामत से मुताबिकत रखने की ही बिना पर काम में लाई गई थी। चेहरा काबिल शिनाख्त न रहने दिया गया होगा, वो सोचता रहा।
आधे घंटे से पहले फरीद से गुफ्तगू करने का मौका ना मिल सका। ये क्या हो गया? हमीद ने बौखलाए हुए लहजे में पूछा। मैं पहले ही से मुतमईन नहीं था। क्या चेहरा काबिल शिनाख्त नहीं था? लेकिन जल्दी में वो हाथ और पैरों के मुताल्लिक कुछ नहीं कर सका था। कौन? फरीदी ने कोई जवाब ना दिया, पुरतफक्कुर अंदाज में उसकी आंखों में देखता रहा। वो रिसेप्शन रूम में बैठे थे। थोड़ी देर बाद मैट्रन ने इत्तला दी कि आशा की नानी होश में आ गई है। एक नर्स की निगरानी में उसे घर भिजवा दिया जाए, फरीदी ने कहा। मैट्रन वापस चली गई और हमीद झुंझला कर बोला, फिर हम यहाँ बैठे क्यों झक मार रही हैं? फजूल बातें ना करो। तुम्हें वो लड़की याद है? मुझे हर लड़की जुबानी याद है। शंभू सेठ की सेक्रेटरी। लेकिन वो कैसे याद आ गई? मैं मर्दंग के इम्कानात पर गौर कर रहा हूँ। मगर वो तो सरहद पार कर गया था। ये इत्तला गलत भी हो सकती है। तो फिर मैं क्या कर सकूंगा? उससे मिलो, शायद कोई खास बात मालूम हो सके। अंधेरे में तीर फेंकने से क्या फायदा? जाहिर है कि अब वो उससे जज्बाती तौर पर भी बेताल्लुक हो चुकी होगी। उससे अपने बदबूदार बॉस से हमदर्दी थी, लेकिन उसका फ्रॉड जाहिर हो जाने के बाद उससे अपने जज्बे हमदर्दी से भी नफरत हो गई होगी। माहिर नफ्सियात हो रहे हो आजकल। हमीद गर्दन अकड़ाकर पाइप में तंबाकू भरने लगा। फरीदी कुछ देर खामोश रहकर बोला, उससे जरूर मिलो। उससे मिलकर ऐसा महसूस होता है जैसे रूखा फीका चिकन सूप बकाए सेहत के लिए जबरदस्ती जहर मार कर रहा हूँ। बको मत, जाओ। फरीदी घड़ी देखता हुआ बोला, अभी इसी वक्त? फिश हार्बर कॉलोनी तक पहुंचने के लिए एक ऐसे इलाके से भी गुजरना पड़ता था जहां खुश्क मछलियों की बदबू दिमाग फाड़ कर रख देती थी। बहरहाल जाना ही तो था, लेकिन सवाल था तकरीब बहर मुलाकात का। वो कोई फ्लर्ट तो थी नहीं कि उसे नेमत गैर मुतबरका समझकर आंखों पर बिठाती। शरीफ लड़कियों से वो बेहद बोर होता था। जीनी तो शरीफ तरीन थी। लेकिन जनाब हमीद थोड़ी देर बाद बोला, आखिर उससे किस सिलसिले में मिला जाए? तुम्हें वो रात याद है ना, जब मर्दंग ने झल्ला कर तुम्हें भी मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी? अच्छी तरह याद है। क्या वो महज इत्तेफाक था, या मैंने ही उसके लिए वो मौका फराहम किए थे? मैं दर्जा स्वयं का तालिब इल्म नहीं हूँ। जो कुछ कहना है जल्दी से कह गुजरिए, इख्तिलाज हो रहा है। मैं इस बार फिर खैर जाने दो, मत जाओ। कुछ नहीं, मैं खुद ही देख लूंगा। आ गई शामत। मैं अर्ज कर रहा था हुजूर वाला कि मैं उस खिदमत की अंजामदही से गुरेज नहीं कर रहा, बस थोड़ी सी वजाहत चाहता था। वैसे उसके बगैर भी चला जाऊंगा। पास पड़ोस में यकीनन कोई ना कोई ऐसी निकल ही आएगी कि मैं दोबारा भी वहां जा सकूं। फरीदी हाथ हिलाकर जाने का इशारा करता हुआ दूसरी तरफ मुड़ गया। कुछ देर बाद हमीद की गाड़ी फिश हार्बर कॉलोनी की तरफ जा रही थी और वो सोच रहा था कि अगर मरने वाली आशा नहीं थी तो इसका मतलब ये हुआ कि आशा तो खुद ही कहीं रुपोश हो गई है या फिर कातिल के कब्जे में होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर मकसद अगवा था तो उसकी पर्दा पोशी के लिए यह कत्ल क्यों हुआ? इसका मतलब तो यही हो सकता है कि अगवा करने वाला कोई जाना बूझा आदमी है जो अच्छी तरह समझता है कि आशा के गायब हो जाने पर पुलिस उसी पर शुबा कर सकती है। अगर वो मर्दंग ही है तो इस सिलसिले में जीनी पर नजर रखने से क्या फायदा? जाहिर है कि अब वो जीनी से कतई तौर पर बेताल्लुक हो चुका होगा। फिर फरीदी ने उसे जीनी से राब्ता कायम रखने की हिदायत क्यों दी है? वो सोचता रहा, आखिर मकतूला कौन है? क्या उसका ताल्लुक भी नार्दन स्टूडियो से था? अगर था तो अभी तक किसी और के गायब होने की इत्तला क्यों नहीं मिली? हो सकता है कि आशा वाली गलतफहमी रफा हो जाने के बाद ये भी मालूम हो सके कि मकतूला कौन थी। लेकिन क्या फरीदी उस स्टेज पर यह जाहिर करना मुनासिब समझेगा कि वो आशा की लाश नहीं थी? हो सकता है कि वो इस सिलसिले में आशा की नानी और उसके साथ वाली दूसरी औरत को जुबान बंद रखने की हिदायत दे। गाड़ी फिश हार्बर कॉलोनी में दाखिल हो रही थी। उसने सोचा कि बराह रास्त जीनी के घर के सामने रुकना मुनासिब न होगा, लिहाजा उसने एक जगह गाड़ी रोक दी और उतर कर पैदल ही जीनी के घर की तरफ चल पड़ा। सोच रहा था कि उससे किस तरह राब्ता कायम करेगा, क्योंकि ये भी चाहता था कि उसकी माँ को किसी बात का इल्म ना हो सके। घर के करीब पहुंचकर उसे चलते चलते रुक जाना पड़ा, क्योंकि बरामदे में कुछ सरकारी किस्म की शक्लें नजर आई थीं। उनमें से एक सब इंस्पेक्टर था और दो कांस्टेबल। उसके अलावा भी तीन आदमी थे। हो सकता है जीनी के पड़ोसी रहे हों। अंदाज से यही मालूम होता था जैसे सब इंस्पेक्टर उनमें से किसी का बयान ले रहा हो। हमीद आगे बढ़ा। सब इंस्पेक्टर सूरत आशना मालूम होता था। जैसे ही उसकी नज़र हमीद पर पड़ी, कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। आइए जनाब, उसने मुस्कुराकर कहा। अच्छा ही हुआ कि मामला आप तक पहुंच चुका है। तशरीफ रखिए। मैं नहीं समझा आप क्या कह रहे हैं? एक कांस्टेबल ने अपनी कुर्सी हमीद के लिए खिसकाई। तशरीफ रखिए, सब इंस्पेक्टर ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। ठीक है ठीक है, हमीद बैठता हुआ बोला, क्या किस्सा है?
ओह, मैं समझा था शायद मामला आप लोगों के सुपुर्द कर दिया गया है। कैसा मामला? मैं कुछ नहीं जानता। जीनी परसों से गायब है। मर्दंग वाले केस में गवाह की हैसियत रखती थी। गायब है? हमीद ने हैरत से कहा। मैं दरअसल उसी सिलसिले में उससे कुछ पूछना चाहता था। परसों सुबह मार्केट गई थी, फिर वापस नहीं आई। ओहो, हमीद सोच में पड़ गया। वो जल्द से जल्द फरीदी को उसकी इत्तला देना चाहता था, और उसे याद आया कि जीनी न सिर्फ आशा का सा कद रखती थी, बल्कि उसकी जसामत भी तकरीबन वैसी ही थी। बाल बनाने का स्टाइल भी आशा ही का सा था। तो क्या वो लाश जीनी ही की थी? लड़की की माँ घर पर मौजूद है? हमीद ने पूछा। जी हाँ, मैं उससे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ठहरिए, सब इंस्पेक्टर रुकता हुआ बोला। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक निस्वानी आवाज आई और वो दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और बोला, तशरीफ ले जाइए, उसकी हालत अबतर है। हमीद खखारता हुआ निशिस्त के कमरे में दाखिल हुआ। सामने एक अधेड़ उम्र की कबूल सूरत औरत बैठी थी। आंखें मुतवर्रम नजर आ रही थी और चेहरे पर अजीब सी गमालूद नरमी पाई जाती थी। वो उसे देखते ही उठ गई। बैठिए बैठिए, हमीद हाथ हिलाकर बोला। मुझे अफसोस है कि एक बार फिर आपको उलझनों से दो चार होना पड़ा। वो कुछ न बोली, हम खामोशी से हमीद की तरफ देखती रही। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, भर रही आवाज में जवाब मिला। क्या मार्केट जाते वक्त आपने उनकी जुबान से कोई गैर मामूली बात सुनी थी? जी नहीं, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। सोचा भी नहीं जा सकता था कि वापस ना आएगी। उन दिनों कहाँ काम कर रही थी? संसार पब्लिसिटी ब्यूरो के लिए काम कर रही थी। ओह, उसका दफ्तर कहाँ है? मैं पोल होटल में। क्या काम करती थी? टाइपिस्ट थी। ये मुलाजमत कैसे मिली थी? आसामी के इश्तिहार देखकर अर्जी दी थी, फिर इंटरव्यू में गई और कामयाब रही। क्या तनख्वाह मिलती थी? 275। किसी मिलने जुलने वाले का नाम और पता बता सकती हैं? मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। यहाँ तो आज तक उसका कोई मिलने वाला आया ही नहीं। मैं जानता हूँ कि जीनी एक अच्छी लड़की है। शुक्रिया। उसकी माँ की आवाज़ गमगीन होने के बावजूद भी गुरूर की झलकियाँ रखती थी। अपनी मौजूदा मुलाजमत के बारे में उसका क्या ख्याल था? उस सिलसिले में उसने कभी कोई गुफ्तगू नहीं की। आपने बहरहाल मालूम करना चाहा होगा। कुदरती बात है। फिर अगर काम उसकी तबीयत के खिलाफ होता तो वो कुछ ही दिनों बाद उसे तर्क कर देती। लिहाजा यही कहा जा सकता है कि वो मुतमईन थी। आपने उसे पिछले दिनों कभी खौफजदा भी देखा था? जी नहीं, वो उसे गौर से देखती ही बोली। हमीद खामोश हो गया, लेकिन वो खुद ही बोली, मैं आपके उस सवाल का मतलब नहीं समझी। हो सकता है किसी ने उसे किसी किस्म की धमकी दी हो। मैं अब भी नहीं समझी, वो उकताए हुए लहजे में बोली। देखिए, जीनी ऐसी लड़की नहीं जो खुद से ऐसा कोई कदम उठा सके। किसी और की जबरदस्ती की बात दूसरी है। हो सकता है वो किसी ऐसे आदमी का इल्म रखती हो जिससे उसे खदशा था। खुदा जाने क्या हुआ हो, मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं। फिक्र ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, हमीद ने कहा। वैसे उसका यही दिल चाहता था कि उसे सीधे सिविल अस्पताल ले जाए और वो लाश उसे भी दिखाए, लेकिन उस ख्याल से खामोश रहा कि कहीं फरीदी उसे नापसंद ना करे। अब वो जल्द से जल्द उससे इस वाक़े की इत्तला देना चाहता था। अच्छी बात है मोहतरमा, वो उठता हुआ बोला। हत्ते इम्कान कोशिश की जाएगी। सब इंस्पेक्टर उसे मुस्तफसराना नजरों से देख रहा था, लेकिन वो उससे सिर्फ मुसाफा करके बरामदे से भी गुजर गया। अब उसकी गाड़ी फिर सिविल अस्पताल की तरफ जा रही थी, लेकिन जरूरी नहीं था कि अब फरीदी वहीं मिलता है, इसलिए एक जगह गाड़ी रोक कर उतरा और एक करीबी रेस्तरां से सिविल अस्पताल फोन किया। दूसरी तरफ से इत्तला मिली कि फरीदी अभी वहीं मौजूद है। उससे वहीं रुकने का कहकर फिर गाड़ी में आ बैठा। कुछ देर बाद फरीदी ये नई कहानी सुन रहा था। बात खत्म होने पर उसने तवील सांस ली। कबल इससे कि उसकी माँ को कार्रवाई शनाख्त के लिए बुलाया जाए, मैं उस पब्लिसिटी ब्यूरो के मुतालिक भी कुछ मालूमात हासिल करना मुनासिब समझूंगा। फिर वो मैपोल होटल की तरफ रवाना हो गए। रात के 8 बज रहे थे। सर्दी आज पिछली रात से भी ज्यादा थी और शहर की सड़कें अभी से वीरान होने लगी थीं। ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं। मैपोल होटल के काउंटर पर संसार पब्लिसिटी ब्यूरो के मुतालिक जो इत्तला मिली, कम से कम हमीद के लिए तो गैर मुतवक्का नहीं थी। वो रास्ते पर सोचता आया था कि अब शायद ही वहाँ उस नाम का कोई ऑफिस मौजूद हो। काउंटर क्लर्क ने बताया कि उसका दफ्तर परसों ही कहीं मुंतकिल हो चुका है। ओह जनाब, काउंटर क्लर्क ने कहा, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकेंगे? क्यों, क्या यह जरूरी है? फरीदी ने पूछा। मैनेजर साहब का हुक्म है कि अगर संसार वालों के मुतालिक कुछ पूछे तो नाम मालूम करके मुझे इत्तला दी जाए। फरीदी ने उसकी आंखों में देखते हुए जेब से अपना कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। नाम पढ़कर उसने फोन पर किसी को इत्तला दी और फरीदी से बोला, मैनेजर साहब के कमरे में तशरीफ ले जाइए जनाब। ओह अच्छा अच्छा। वो दोनों मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़े।
मैनेजर राहदारी के सिरे पर मौजूद था। ओह कर्नल साहब, आइए आइए जनाब, वो मुसाफा करता हुआ बोला। अंदर तशरीफ ले चलिए। संसार वाले बड़ी जल्दी में थे। बहरहाल आपने मुझ पर एतमाद किया, इसलिए शुक्रगुजार हूँ। मैं नहीं समझा। ओह, वो आपके लिए कुछ कागजात मेरे सुपुर्द कर गए थे कि जब आप तशरीफ लाएं आपको दे दिए जाएं। उन्होंने बताया कि यह आप ही की हिदायत पे किया जा रहा है। अच्छा, फरीदी के लहजे में हैरत थी। लेकिन वो गए कहाँ, ये तो नहीं बताया। वैसे कह रहे थे कि उन्हें दफ्तर के लिए कोई अच्छी सी जगह मिल गई है। जरूर मिल गई होगी, फरीदी सर हिलाकर बोला। कागजात? जी अभी पेश करता हूँ। वो मैनेजर के ऑफिस में दाखिल हुए और मैनेजर ने तिजोरी से एक सील किया हुआ लिफाफा निकालकर फरीदी की तरफ बढ़ा दिया। आज के लिए इतना ही। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।